हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 136, जिया का झूठ। जिया कार में बैठती है तो ड्राइवर उसे ही देख रहा था। जिया की आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। वो रोक ही नहीं रहे थे। ड्राइवर कार ही स्टार्ट नहीं कर रहा था। जिया उसे देखती है तभी वो अपने आंसू पोंछते हुए उस ड्राइवर से बोलती है, आप चलिए यहाँ से। वो ड्राइवर जी लेडी बॉस बोलकर कार स्टार्ट कर देता है। उनकी कार वहां से निकल जाती है। अभिषेक जी मुस्कुराते हुए जिया की कार को जाता हुआ देख रहे थे। तभी आरोही अभिषेक जी के पास आती है और बाहर जाती हुई कार को देखते हुए बोलती है, कौन आया था अंकल। तभी वो उन दोनों बॉडीगार्ड्स को देखती है तो वो उन्हें तुरंत पहचान जाती है। आरोही अभिषेक जी से बोलती है, डैड जी आई थी, आपने मुझे नहीं बताया। वो यहाँ मुझसे मिलने आई थी लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं। वो बिना मुझसे मिले चली गई। तभी अभिषेक जी अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वो दुखी से दिख रहे थे तो आरोही उनके पास बैठते हुए अभिषेक जी से बोलती है, डैड क्या हुआ आपको। तभी अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं, आरू मेरी बच्ची, जिस जिया को देखकर तुम खुश हो रही हो वो यहाँ आया तो थी लेकिन वो यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई थी और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने तुम्हें मिलने नहीं दिया। वो यहाँ तुम्हारे डैड को ताने देने आई थी। उसने तुम्हारे डैड के साथ बदतमीजी से बात की बेटा। आरोही उनकी बात सुनती रहती है। तभी अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं, देखा बेटा, तुमने जिस जिया से तुम इतना प्यार करती हो, जिसके साथ रहना चाहती हो, वो तुम्हारे डैड की इंसल्ट करके चली गई। वही दूसरी तरफ जिया कार में बैठी अभिषेक जी की बातों को ही सोचे जा रही थी। वो बातें उसे बहुत बुरी लगी थी। जिया सामने देखते हुए ड्राइवर से बोलती है, भैया आप कार को यही रोक दीजिए। ड्राइवर जिया से बोलता है, लेकिन लेडी बॉस अभी मेंशन आया नहीं है और यहाँ तो गार्डन है, आप यहाँ रुकना चाहती है क्या। जिया उससे बोलती है, हाँ वो ये जगह मुझे अच्छी लग रही है तो मैं कुछ देर वहाँ रुकना चाहती हूँ, आप मेंशन चले जाए, मैं आ जाऊंगी। जिया की बात सुनकर वो ड्राइवर जिया से बोलता है, कोई बात नहीं लेडी बॉस, आप जितनी देर चाहती है आप वहाँ रहिए, हम यही आपका इंतजार करेंगे। जिया कार से उतरकर गार्डन में चली जाती है। वो दोनों गार्ड्स वही रुकते हैं। वो दोनों भी जिया के पीछे नहीं जाते हैं। जिया गार्डन में एक खाली जगह पर एक बेंच पर आकर बैठ जाती है। जिया अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगती है। कुछ देर तक जिया रोती रहती है। तभी अचानक से उसके पैरों से कुछ टकराता है। जिया अपना हाथ अपने चेहरे के आगे से हटाकर सामने देखती है। एक बच्ची जिया को देख रही थी। जिया उसे देखती है तभी उसका ध्यान अपने पैरों के पास जाता है। उस छोटी सी बच्ची की बॉल जिया के पैरों के पास थी। जिया उस लड़की को देखती है। वो छोटी सी बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए जिया को देखे जा रही थी। तभी जिया वो बॉल उठाकर उस बच्ची की तरफ बढ़ाने लगती है। वो बच्ची जिया को देखते ही धीरे से आकर उससे बॉल ले लेती है और जाने लगती है। जिया उसे जाता हुआ देखती है और फिर चुप होकर बैठे जाती है। वो बच्ची मुड़कर जिया को देखती है, फिर आकर उसके बगल में बेंच पर अपनी बॉल रखते ही बैठे जाती है। जिया एक बार उस लड़की को देखती है, फिर सामने देखने लगती है। तभी वो लड़की जिया से बोलती है, आप उदास क्यों हो। तो जिया उससे बोलती है, आज मुझे वो सच दिखा जो मैंने सोचा भी नहीं था और आज मेरा एक नहीं बल्कि 3 रिश्ता खराब हो गया। मुझे लगा था मैं उनके लिए थोड़ी तो वैल्यू रखती हूँ लेकिन ऐसा नहीं था। ये बोलकर जिया रोने लगती है। तभी वो बच्ची जिया से बोलती है, मम्मा बोलती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रोना नहीं चाहिए। जिया उसे देखती है तो अपने आंसू पोंछते हुए उस बच्ची से बोलती है, कौन है आपकी मम्मा और क्या आप यहाँ पर अकेली हो। तभी वो बच्ची जिया से बोलती है, नहीं मम्मा मेरे साथ है, वो वहाँ पर है। तभी एक औरत वहाँ पर उस लड़की को बुलाते हुए आती है। वो बच्ची उठते हुए बोलती है, हाँ मम्मा मैं यहाँ पर हूँ। वो औरत आकर देखती है वो बच्ची जिया के पास थी। तभी वो औरत वहाँ आते ही जिया से बोलती है, सॉरी मेरी बेटी ने आपको परेशान तो नहीं किया ना। जिया उससे बोलती है, नहीं आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि मैं दुखी थी तो आपकी बेटी ने मुझे उससे बाहर निकलने में थोड़ी हेल्प की है।
वो औरत मुस्कुराते हुए जिया से बोलती है, ठीक है फिर हम चलते हैं। वो क्या है न, अभी ही चारू की डांस क्लास है तो ये अब वहां जाएगी। वो बच्ची चारू खुश होते हुए अपनी माँ से बोलती है, मम्मा मैं तो भूल ही गई थी, चलो न जल्दी से वरना लेट हो जाएगा। तभी जिया उस बच्ची से बोलती है, आपका नाम चारू है? तो चारू मुस्कुराते ही जिया से बोलती है, हाँ मेरा नाम चारू है। जिया भी उससे बोलती है, मेरी भी बच्ची है, उसका नाम आरू है, वो बिल्कुल आपकी तरह है, छोटी सी बिल्कुल आपकी तरह प्यारी सी। चारू खुश होते ही जिया से बोलती है, आप उसे अपने साथ नहीं लाए? तो जिया उदास होते ही उससे बोलती है, नहीं क्योंकि वो अभी मुझसे दूर है। तभी वो अपने फोन में टाइम देखते ही बोलती है, अब मैं भी चलती हूँ चारू, आप मेरे घर आना मुझसे मिलने के लिए, ठीक है? चारू खुश होते ही जिया से बोलती है, ठीक है लेकिन आपका घर कहाँ है, मैं कैसे आऊंगी? तो जिया मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, आप स्वर्ण मेंशन जानती हो? चारू सोचने लगती है, तभी वो औरत जिया से बोलती है, आप उस बड़े से मेंशन में रहती हैं? तो जिया उससे बोलती है, जी वो मेरा ही घर है। वो औरत शॉक्ड होते हुए जिया से बोलती है, आप कौन हो? तो जिया उससे बोलती है, मैं जे के कंपनी के बॉस मिस्टर ए के की वाइफ जिया हूँ। वो औरत जिया से बोलती है, क्या सच में आप वो है? जिया हाँ बोलती है। तभी जिया का फोन बजता है, फोन आदित्य का आ रहा था। तो जिया उस औरत और बच्ची को बाय बोलकर वहां से निकलकर जल्दी से आकर कार में बैठ जाती हैं और जल्दी से मेंशन चलने को बोलती है। जिया कुछ देर में मेंशन पहुंचती है तो वो जैसे ही अंदर आती है उसे प्रीति और मिस्टी सामने बैठी हुई दिखती है। वो दोनों उसे देखती है तो प्रीति जिया से बोलती है, जिया तू आ गई मिली आरोही से, उसका गुस्सा शांत हुआ या नहीं? तो जिया उन दोनों से बोलती है, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कुछ देर रेस्ट कर लूँ फिर बात करते हैं। जिया सीधे अपने रूम में चली जाती है, वही प्रीति और मिस्टी उसे जाते हुए देखती रह जाती हैं। जिया जैसे ही रूम में आती है वो सीधे चेंजिंग रूम में जाने लगती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तुम्हें बहुत लेट हो गया आने में। जिया जो अलमीरा से कपड़े निकाल रही थी वो आवाज सुनते ही उसके कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर देखती है, सामने आदित्य सोफे पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। तभी जिया उससे बोलती है, आप आज जल्दी आ गए। आदित्य जिया के पास आते हुए उससे बोलता है, बीवी तुम डॉल से मिलने गई थी न, मिली उससे? जिया उससे बोलती है, वो मैं चेंज कर लूँ फिर आपको सब बताती हूँ। वो तुरंत चेंजिंग रूम में चली जाती हैं। आदित्य जिया को जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ देर बाद जिया रूम में वापस आती है तो आदित्य उसे नोटिस करता है। जिया उससे नजरें नहीं मिला रही थी, तभी आदित्य जिया को पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। जिया उसे देखती है, आदित्य उसे ही देख रहा था। तभी आदित्य जिया से बोलता है, बीवी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। जिया आदित्य से बोलती है, हाँ मैं वहां गई थी आपसे पूछे बिना, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं वहां आरू से मिल नहीं पाई। तो आदित्य जिया के बाल उसके कान के पीछे करते हुए जिया से बोलता है, क्यों नहीं मिल पाई, क्या किसी ने तुम्हें डॉल से मिलने नहीं दिया? जिया आदित्य की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी वो आदित्य से बोलती है, वो आरू सो रही थी तो मैंने ही उसे नहीं उठाया, वरना अंकल तो मुझे वहां रुकने को बोल रहे थे कि जब आरू उठे मैं उससे मिलकर ही आऊं, लेकिन मैं आ गई। आदित्य जैसे जैसे जिया की बात सुन रहा था उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को जिया पर नहीं निकालना चाहता था, इसलिए वो जिया के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है, बीवी अगली बार कहीं जाना तो पहले मुझे बताना और मुझसे झूठ मत बोलना, ठीक है? जिया उसे देखते हुए हाँ में सर हिला देती है। आदित्य वहां से ऑफिस एरिया में चला जाता है। जिया उसे जाता हुआ देखती है। आदित्य की बात सुनकर जिया की सांस रुक गई थी। वो अपना चेहरे पर स्माइल लाते हुए नीचे आ जाती हैं। नीचे वो देखती है मिस्टी और रोहन सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। जिया उन दोनों से बोलती है, हमेशा क्या एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहना है? वो दोनों जिया की बात सुनकर एक दूसरे से अपनी नजरें हटा लेते हैं। तभी जिया मुस्कुराते हुए प्रीति से बोलती है, प्रीति पंडित जी को कल बुला लो, इनकी शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवाना पड़ेगा वरना ये लोग ऐसे ही रहेंगे। और एक आदित्य है, उन्हें तो ये सब सोचना ही नहीं है।
प्रीति उससे बोलती है, हाँ तेरा काम तो मैं कर दूंगी, अब मुझे बता तू आरोही से मिलने गई थी ना, क्या हुआ, आरोही मिली तुझसे? जिया के पास उन तीनों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था तो वो उन तीनों से बोलती है, वो क्या है ना, आरू सो रही थी तो मैं उससे नहीं मिल पाई, वो उठ जाती तो। उसकी बात प्रीति और मिस्टी तुरंत मान जाती हैं, लेकिन रोहन वो जिया को देखता है, उसे पता था कि जिया झूठ बोल रही है। तभी वो जिया से बोलता है, भाभी आरव भी तो वही रहा होगा ना? तो जिया उससे बोलती है वो था, लेकिन मैं उससे भी नहीं मिली, वो शायद अपने रूम में था तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। एपिसोड 137, किस पर मंडरा रहा है खतरा। रोहन को सब पता था, उसे ये समझ में आ रहा था कि जिया झूठ बोल रही है क्योंकि कपूर विला में तो जिया गई ही नहीं है। रोहन जिया को देखकर कुछ सोच रहा था, तभी मिस्टी उसे हिलाते हुए बोलती है, रोहन तुम क्या सोच रहे हो? सुन तो लो, जिया कुछ बोल रही है तुमसे। रोहन मिस्टी की बात सुनकर जिया से बोलता है, जी भाभी क्या बोल रही है आप? तो जिया वहां बैठते हुए रोहन से बोलती है, मैं तुम दोनों की शादी जल्दी करवाना चाहती हूँ, तो तुम रेडी हो ना, क्योंकि अगर मैंने कल पंडित जी को बुलाया है और मुझे पास का कोई मुहूर्त अच्छा लगा तो मैं उसे ही फिक्स करवा लूंगी। तभी रोहन जिया से बोलता है, लेकिन भाभी मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। उसकी बात सुनकर प्रीति, मिस्टी और जिया तीनों शॉक्ड हो जाती है। तभी मिस्टी उससे बोलती है, क्या बोल रहे हो रोहन? तो रोहन अपनी बात को सही करते हुए बोलता है, भाभी मेरा मतलब है कि अभी आप और बॉस दोनों परेशान हैं और मैं उसी में अपनी शादी की खुशी मनाऊं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा भाभी। मैं बस इसलिए ही बोल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जिया मुस्कुरा देती है, वो रोहन की बलैया लेते हुए बोलती है, सच में मुझे एक बहुत प्यारा और बहुत समझदार देवर मिला है। लेकिन तुम ये सब क्यों सोच रहे हो, और मैं और आदित्य दोनों ही किसी बात को लेकर परेशान नहीं है, समझे तुम? और तुम ये सब मत सोचो, अभी सिर्फ अपनी और मिस्टी के एक नए लाइफ के बारे में सोचो। मिस्टी मुस्कुरा देती है। तभी उसकी नजर प्रीति पर जाती है। प्रीति मुंह फुलाकर बैठी थी तो मिस्टी उससे पूछती है, ओए तुझे क्या हुआ? तो प्रीति उन दोनों से बोलती है, यार मिस्टी मेरी तो एंगेजमेंट भी हो गई है और तब तक तेरी तो ऐसी कोई लाइन भी नहीं थी, और अब देख तेरी शादी हो रही है और एक मेरा वाला है, उसे तो ये सब सोचना ही नहीं है। मिस्टी हंसते हुए प्रीति से धीरे से बोलती है, तो अपने वाले को याद दिला कि उसे तुझसे शादी भी करनी है, लाइफ एंजॉयमेंट करने से ही साथ में नहीं बीत सकती है। प्रीति उससे बोलती है, हाँ तू सही बोल रही है, मैं उससे बात करूंगी। रात का समय, सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। आदित्य अपने ऑफिस एरिया में काम कर रहा था, वही जिया रूम में अकेली थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और सामने चांद को देखने लगती है। जिया को अभिषेक जी सारी बातें बार बार याद आ रही थी, इसी वजह से उसने आरोही का हाल चाल पूछने के लिए एक बार भी फोन नहीं किया था। वही आरोही, वो अपने मन में ये मानकर बैठ गई थी कि जिया उससे प्यार नहीं करती है, इसलिए उसने उसे खुद से दूर कर दिया और उससे मिलने भी नहीं आई। काफी देर बाद आदित्य रूम में आता है तो उसकी नजर बेड पर जाती है जहां जिया नहीं थी, बेड पूरा खाली था। आदित्य आसपास अपनी नजर घुमाता है, तभी उसकी नजर बालकनी में जाती है। आदित्य वहां आकर देखता है सामने जिया चुपचाप खड़ी चांद को देख रही थी, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। आदित्य धीरे से जिया के पीछे आकर उसके कमर में हाथ डालकर जिया के कंधे पर अपना चेहरा झुकाते हुए उससे बोलता है, बीवी यहाँ क्यों खड़ी हो? जिया आदित्य का एहसास होते ही अपने आंसू धीरे से पोंछ लेती है, क्योंकि वो रो रही थी, जिससे आदित्य को ये पता न चले कि जिया रो रही थी। जिया उससे बोलती है, वो आप नहीं आए थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई बस, और कुछ नहीं। तभी आदित्य जिया को अपनी तरफ घुमाता है। जिया ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। आदित्य जिया का चेहरा ऊपर करते हुए उसे देखता है। जिया का गोरा सा चेहरा लाल हुआ था। आदित्य जिया से बोलता है, बीवी क्या तुम रो रही थी? जिया उसकी बात सुनकर तुरंत साफ साफ मना करते हुए उससे बोलती है, नहीं मैं रो नहीं रही थी, वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, उस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा।
जिया का बोला गया झूठ आदित्य को सीधे गुस्सा दिला रहा था, लेकिन वो जिया को कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो चाहता था कि जिया उसे सब कुछ खुद बताए। आदित्य जिया से बोलता है, बीवी ये याद रखना, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिया उसकी बात सुनती रहती है। वो उससे बोलता है, चलो अब सो जाओ। आदित्य जाने लगता है, तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य रुक जाता है। वो मुड़कर जिया को देखता है। जिया की आंखों में आंसू थे। आदित्य उसे देखता है तो जिया जल्दी से आकर आदित्य के गले लग जाती है। वो उससे लिपटकर रोने लगती है। आदित्य जिया को अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। तभी जिया रोते हुए उससे बोलती है, वो अंकल ने कहा मैं आरू से अब कभी नहीं मिल सकती, मैं उस घर की कुछ नहीं लगती। आदित्य, उन्होंने कहा वो मुझे इतने सालों से सिर्फ आंटी और आरू की वजह से बर्दाश्त कर रहे थे। तभी वो उससे बोलती है, आदित्य क्या मैंने कुछ किया है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से अंकल ने मुझे ये सब कहा? आदित्य जिया को चुप कराते हुए उससे बोलता है, श चुप हो जाओ। और तुमने कोई गलती नहीं की है, ये अपने मन में बिल्कुल मत लाओ कि तुमने कोई गलती की है। गलत वो इंसान है जिसने तुम्हें ये सब बोला है। तभी जिया उससे बोलती है, आदित्य उन्होंने मुझे आरू से भी मिलने नहीं दिया। मुझे लगा वो मुझे आरू से तो मिलने देंगे, लेकिन वो उन्होंने। आदित्य जिया की पीठ पर सहलाते हुए उससे बोलता है, बीवी मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं है। वो जिया के आंसू पोंछकर उसे गोद में उठा लेता है और रूम में लाकर बेड पर सुलाते हुए उससे बोलता है, बीवी गलत वो है जिसने तुम्हें ये सब बोला है और उसे इन आंसुओं की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि मिसेज ए को रुलाना छोटी बात तो नहीं है। जिया आदित्य के सीने पर सर रखे रखे धीरे धीरे सो जाती है। वही आदित्य जिया के सर को सहलाते हुए कुछ सोचे जा रहा था। सुबह जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है रूम में कोई भी नहीं है। वो जल्दी से उठ जाती है। जिया खुद से बोलती है, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई और आदित्य ऑफिस चले गए क्या? वो जल्दी से उठकर नीचे जाने लगती है। तभी उसे टेबल पर चाय और उसके साथ एक कागज रखा हुआ दिखता है। जिया जाकर उस कागज को देखती है। वो उसे खोलकर देखती है। वो आदित्य ने रखा था। उसने लिखा था, बीवी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोपहर में रेडी रहना, हमें कहीं जाना है। जिया खुद से बोलती है, कहाँ जाना है? कल रात को आदित्य ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? वो सोचते हुए जाकर फ्रेश होकर रेडी होती है और नीचे आती है। प्रीति और मिस्टी उससे बोलती है, अच्छा हुआ तू अभी उठ गई, हमने पंडित जी को बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। तभी घर की बेल बजती है। एक नौकर जाकर देखता है तो पंडित जी ही आए थे। तीनों जाकर पंडित जी से मिलती है और पंडित जी आकर बैठते हैं। तभी जिया उनसे बोलती है, पंडित जी ये है मिस्टी और रोहन, वो तो ऑफिस गया हुआ है, इनकी शादी की ही एक अच्छी सी और शुभ डेट बताए। पंडित जी मिस्टी से कुछ बातें पूछते हैं और रोहन के बारे में कुछ बातें पूछते हैं तो जिया उन्हें कुछ बातें बता देती है जो जो उसने पता की थी। पंडित जी कुछ देर तक सभी बातें ध्यान में रखने के बाद जिया से बोलते हैं, जिया बेटी, जोड़ी तो अच्छी है, दोनों का साथ सदैव भगवान की कृपा से बना रहेगा। मैं कुछ बातें और कुछ मुहूर्त तुम्हें बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, फिर बताए आप लोग को कौन सा मुहूर्त उचित लग रहा है। कुछ देर में पंडित जी जिया को एक कागज पर कुछ लिख कर देते हैं। जिया उसे ले लेती है। पंडित जी जाने लगते हैं। तभी जिया उनसे बोलती है, पंडित जी आप बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं? पंडित जी जिया से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटी मुझे कहीं और जाना है तो मैं ये तुम्हें देकर जा रहा हूँ, अगर कोई शंका हो तो तुम उस नंबर पर मुझसे संपर्क कर लेना जो मैंने तुम्हें दिया है। प्रीति मिस्टी और जिया तीनों ही पंडित जी का आशीर्वाद लेती है। तभी पंडित जी जिया से बोलते हैं, जिया बेटी, संकट मंडरा रहा है, बिना डरे सामना करना, भगवान सब सही करेगा। हर परिस्थिति में ऊपर वाले पर और अपनों पर भरोसा रखना जरूरी है। वो चले जाते हैं। वही उनकी बात सुनकर जिया, प्रीति और मिस्टी तीनों शॉक्ड हो जाती है। वो तीनों एक दूसरे को देखती है। जिया जल्दी से बाहर की तरफ जाती है। वो बाहर आकर देखती है शायद पंडित जी जा चुके थे। जिया आसपास देखने लगती है। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड्स जिया के पास आकर उससे बोलते हैं, लेडी बॉस क्या हुआ, आप किसी को ढूंढ रही है क्या?
जिया कुछ देर बाहर की तरफ देखती है, फिर उन दोनों से बोलती है, नहीं कुछ नहीं, आप लोग जाए। जिया अंदर आ जाती है। वो पंडित जी की ही बात को सोचे जा रही थी, तभी मिस्टी उससे बोलती है, अरे मेरी जान, पंडित जी ने शायद मेरी शादी के लिए कहा होगा, क्योंकि रोहन खुद एक खतरा है। वो अपनी बात बोलकर हंसने लगती है तो प्रीति भी हंसने लगती है। जिया उससे बोलती है, क्या बोल रही हो तुम मिस्टी? वो तुम्हारा होने वाला पति है और मेरा देवर भी। मैं अपने देवर के बारे में गलत बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। कपूर इंडस्ट्रीज। अभिषेक जी अपने केबिन में बैठे बड़े खुश लग रहे थे, तभी उनके केबिन में एक आदमी आता है। अभिषेक जी उसे पहचानते थे। वो उससे बोलते हैं, तुम मिस्टर राजवंशी के पीए हो? वो आदमी ये सर बोलकर एक फाइल अभिषेक जी के सामने उनकी टेबल पर रख देता है। अभिषेक जी कुछ समझ नहीं पाते। वो उस फाइल को खोलकर देखने लगते हैं। वो जैसे जैसे उस फाइल को देख रहे थे, उनकी आंखें बड़ी और वो शॉक्ड हो रहे थे। एपिसोड 138, आदित्य का सरप्राइज। अभिषेक जी जैसे ही वो फाइल पढ़ते हैं, वो सामने खड़े उस आदमी से बोलते हैं, ये सब क्या है? तभी वो आदमी उनसे बोलता है, सॉरी मिस्टर कपूर, लेकिन हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ तीनों प्रोजेक्ट कैंसिल कर रही है। उसकी बात सुनकर अभिषेक जी गुस्से में उससे बोलते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारा सबका बड़ा प्रोजेक्ट है और ये ऐसे कैसे एक तरफ से कैंसिल किया जा सकता है? इसमें मेरी कंपनी भी जुड़ी है, तो मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया है? अभिषेक जी की बात सुनकर वो आदमी उनसे बोलता है, सॉरी सर, लेकिन हमारे बॉस के ऑर्डर्स पर हमने ये काम किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है और अभिषेक जी उसे जाते हुए देखते हैं तो जल्दी से उस कंपनी के बॉस को फोन लगाते हैं। वो गुस्से में बोलते हैं, मिस्टर राजवंशी, ये क्या है? आप ऐसे कैसे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकते हैं? आप जानते हैं ना ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे कितने पैसे लगे हैं, और आप इसे अचानक से क्यों कैंसिल कर रहे हैं? सामने से सिर्फ इतना ही बोला जाता है, मिस्टर कपूर, मैं आपको कुछ समझाना नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपके साथ सभी प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को आगे भी बढ़ते हुए देखना है, मैं इसे डुबाना नहीं चाहता हूँ। इतना बोलकर वो फोन काट देते हैं। अभिषेक जी फोन गुस्से में सामने दीवार पर मार देते हैं, वो टूटकर बिखर जाता है। अभिषेक जी का दिमाग खराब हो गया था। वो जोर से चिल्लाते हुए खुद से बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से कैसे निकल सकता है? मेरे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। तभी वो कुछ सोचते हुए बोलते हैं, एक मिनट, ये सब राजवंशी क्यों करेगा? वो तो कपूर्स के साथ डील्स करके बहुत खुश होता है, ये सब उससे जरूर किसी ने करवाया है, लेकिन किसने? अभिषेक जी सोचते रहते हैं। तभी उनका दिमाग सीधे आदित्य पर आकर रुक जाता है। आदित्य का नाम याद करते ही अभिषेक जी का खून खौलने लगता है। स्वर्ण मेंशन। जिया अभी भी पंडित जी की कही बात के बारे में सोच रही थी, तभी प्रीति उसके पास आती है और उससे बोलती है, यार जिया, तू भी क्यों पंडित जी की बात को अभी तक सोच रही है? मिस्टी ने कहा न कि वो शायद उसकी और रोहन की बात कर रहे होंगे। जिया उठकर खिड़की के सामने खड़ी होकर प्रीति से बोलती है, नहीं प्रीति, पंडित जी ऐसे ही कोई बात नहीं बोलेंगे, और अगर उन्हें मिस्टी और रोहन के बारे में बोलना होता तो वो मिस्टी से बोलते, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा। तभी प्रीति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, अरे मेरी जान, ये घर तो तेरा है ना, और तू रोहन को अपना देवर भी मानती है ना, तू ही दोनों की शादी भी करवा रही है ना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि वो तुझे ही बोलेंगे। प्रीति की बात जिया के दिमाग में पहुंची तो थी, इसलिए वो उससे बोलती है, हाँ शायद तू सही बोल रही है, शायद ऐसा ही होगा। प्रीति को समझ में आ गया था कि जिया उसकी बातों में आ गई। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए एक चैन की सांस लेती है और जिया से बोलती है, चल शॉपिंग पर चलते हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है। तभी जिया उससे बोलती है, नहीं अभी मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ यार। प्रीति मुंह बनाते हुए उससे बोलती है, और वो क्यों मैडम? तो जिया उससे बोलती है, वो आदित्य ने कहा है कि दोपहर में हमें कहीं जाना है, तो मैं रेडी रहूं, वो कुछ देर में आने भी वाले होंगे। जिया की बात सुनकर प्रीति खुश होते हुए उससे बोलती है, क्या सच में?
वैसे तुम दोनों अकेले कहाँ जाने वाले हो? जया आराम से बैठते हुए उससे बोलती है। मुझे नहीं पता है ना। आदित्य ने मुझे बताया ही नहीं है। तभी प्रीति जया से बोलती है। सही बता, तुझे पता है ना कि जीजू तुझे कहाँ लेकर जाने वाले हैं, बस तू मुझे बताना नहीं चाहती है। या फिर कहीं जीजू ने तेरे लिए कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं किया है ना जया? वाओ यार, सुन तू आज वेस्टर्न ड्रेस नहीं, मेरा मतलब कोई हॉट सी ड्रेस पहनना, जीजू तुझे देखते ही खुश हो जाएंगे। जया उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए बोलती है। ये क्या बोल रही है प्रीति? और वैसे भी मुझे पता है हम ऐसी किसी जगह नहीं जाने वाले होंगे और मुझे नहीं पहननी कोई हॉट ड्रेस। मैं ऐसे ही साड़ी में ही बहुत कंफर्टेबल हूँ। इतना बोलकर वो उठते हुए उससे बोलती है। चलो अब मुझे रेडी होने दे, वरना आदित्य आ गए तो मुझे ऐसे ही जाना होगा, वो मुझे रेडी भी नहीं होने देंगे। इतना बोलकर वो अपने कैबट से अपने कपड़े निकालने लगती है तो प्रीति जाते हुए जिया से बोलती है। ठीक है भाई, रेडी हो, मेरा क्या है, मैं तो चली ही जाऊंगी। भाई अब तो शादी हो गई है, अब तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं बची है। वो गेट तक ही पहुंची थी तभी जिया जोर से चिल्लाकर बोलती है। प्रीति शट अप। प्रीति हंसते हुए वहां से जल्दी से नीचे चली जाती है। जिया जाकर रेडी होने लगती है। आदित्य का ऑफिस। आदित्य अपने केबिन में रोहन को कुछ बता रहा था तभी उसका फोन बजता है। वो फोन पर शो हो रहे नंबर को देखकर मुस्कुराते हुए फोन उठाता है और बोलता है। तो मिस्टर राजवंशी, आपने काम किया। सामने से कुछ बोला जाता है जिसे सुनकर आदित्य एक शातिर मुस्कान के साथ बोलता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आदित्य फोन काट देता है तभी रोहन उससे बोलता है। बॉस, आप कैसे जानते थे कि कपूर्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस कंपनी के साथ चल रहा है? तभी आदित्य उठते हुए बोलता है। रोहन, तुम्हें पता है मैं किसी कंपनी से जुड़ता हूँ तो पहले उसकी जड़ तक जाता हूँ, अब मैं चलता हूँ, बीवी मेरा वेट कर रही होगी। इतना बोलकर आदित्य वहां से निकल जाता है। वही रोहन मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगता है तभी उसके पास मिस्टी का फोन आता है तो वो मिस्टी से बात करने लगता है। स्वर्ण मेंशन। जिया मिरर में देखते हुए अपनी साड़ी सही कर रही थी तभी रूम में आता है। वो देखता है जिया को तो मुस्कुराते हुए आकर जिया की कमर में हाथ डालते हुए उसके गाल पर चूम लेता है। जिया अचानक से अपनी बॉडी पर ठंडी छुबन से कांप जाती है तभी वो सामने मिरर में आदित्य को देखती है तो उससे बोलती है। आदित्य, आप क्यों हमेशा ऐसे करते हैं? तभी आदित्य उससे बोलता है। क्योंकि मुझे तुम्हारा ऐसे देखना बहुत पसंद है, तुम जब मुझे ऐसे देखती हो तो पता है मुझे क्या करने का मन होता है। जिया सवालिया नजरों से आदित्य को देखती है तो आदित्य एक लंबी सी मुस्कान के साथ जिया के कान पर काट लेता है। जिया आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य हंस देता है तो जिया उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोलती है। आप हटो और प्लीज ऐसा मत किया करो, मुझे गुदगुदी होती है। जिया की ये बात सुनकर आदित्य तुरंत जिया की खाली कमर पर अपना हाथ घुमा देता है। जिया परेशान होते हुए उससे बोलती है। आपको चलना है कि नहीं? तो आदित्य उससे बोलता है। हाँ चलो। वो जिया का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आता है। नीचे प्रीति और मिस्टी बैठी बातें कर रही थी। वो दोनों उन्हें बाहर जाता हुआ देखती है तो हंसने लगती है। प्रीति और मिस्टी को देखकर जिया उन्हें घूरती हुई वहां से चली जाती है। आदित्य जिया को कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। ड्राइवर कार को वहां से ले जाता है तभी जिया आदित्य से पूछती है। आदित्य, हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य जिया से बोलता है। बीवी, तुम्हें कितनी जल्दी रहती है यार हर बात जानने की। थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। आदित्य की बात सुनकर जिया चुप हो जाती है। कुछ देर में कार रुक जाती है। जिया कार से बाहर देखती है तो सामने देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो आदित्य को देखती है तभी आदित्य उसे बोलता है। चलो बीवी। ड्राइवर आकर आदित्य की तरफ का गेट खोलता है। आदित्य कार से बाहर आता है। वो जाकर जिया को कार से बाहर निकालता है। जिया सामने देखती रहती है। सामने आरोही का स्कूल था। आदित्य जिया को अंदर लेकर जाता है। अंदर प्रिंसिपल ऑफिस में आदित्य और जिया पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल आदित्य से पूछते हैं। सर, आप यहाँ? तो आदित्य उससे बोलता है। जी, हमें आरोही कपूर से मिलना है।
प्रिंसिपल जिया को पहचानते थे तो वो जिया से बोलते हैं, मिस जिया आपकी शादी मिस्टर ए के से हुई है। जिया हाँ में सर हिला देती है। तभी प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए आदित्य से बोलते हैं, सर आप बहुत लकी है, मिस जिया बहुत अच्छी लड़की है। तभी आदित्य प्रिंसिपल से बोलता है, आप आरोही कपूर को बुलाएंगे या मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊं। प्रिंसिपल उसे मना करते हुए बोलते हैं, नहीं सर आप बैठिए, मैं अभी बुलवाता हूँ। कुछ देर में एक आदमी आरोही को ऑफिस में लेकर आता है और उसे वहां छोड़कर चला जाता है। आरोही को देखते ही प्रिंसिपल जिया और आदित्य से बोलते हैं, लीजिए आ गई आरोही। जिया और आदित्य तुरंत पीछे देखते हैं, सामने आरोही खड़ी थी। आरोही को देखते ही जिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वही आरोही जैसे ही जिया को देखती है वो भी उसे देखने लगती है। तभी जिया तुरंत आरोही के पास आकर उसके सामने बैठते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए उससे बोलती है, कैसा है मेरा बच्चा। आरोही सिर्फ उसे देखती रहती है, वो कोई जवाब नहीं देती है। तभी जिया उससे बोलती है, क्या हुआ आरू। उन दोनों को देखकर आदित्य प्रिंसिपल से बोलता है, हम डॉल को घर लेकर जाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल तुरंत हाँ बोल देते हैं और आरोही से बोलते हैं, आरोही बेटा आप जाए अपनी जिया के साथ। आरोही तब भी कुछ नहीं बोलती है। जिया आरोही का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाते हुए उससे बोलती है, चलो आरू, आज तो मैं आपका गुस्सा दूर करके ही रहूंगी। आरोही आदित्य और जिया बाहर आ जाते हैं। किया आदित्य से बोलती है, आदित्य आज हम आरू का फेवरेट खाना खाने जाएंगे, है ना आरू। आरोही सिर्फ जिया को देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। एपिसोड 139, आरोही आई स्वर्ण मेंशन वापस। आदित्य जिया और आरोही को लेकर होटल आया था। जिया आरोही की पसंद की सारी डिशेज ऑर्डर करती है लेकिन आरोही वो एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी सिर्फ सब देखती रहती है। तभी जिया एक बाइट अपने हाथ से आरोही की तरफ बढ़ाती है। आरोही दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। तभी जिया उसके सामने बैठते हुए आरोही का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए उससे बोलती है, आरू सॉरी ना बच्चे, कब तक मुझसे गुस्सा रहोगी। आरोही जिया का हाथ हटाते हुए आदित्य से बोलती है, बड़े भाई मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आदित्य आरोही से शांति से बोलता है, हम मैं ले चलूंगा आपको घर, लेकिन उससे पहले आप अपनी जीव से बात करिए। आरोही चुप हो जाती है। तभी जिया अपने कान पकड़कर आरोही से बोलती है, सॉरी सारू, प्लीज अपनी जीव को माफ कर दो ना, प्लीज। तभी आरोही आंसू भरी आंखों से जिया को देखते हुए बोलती है, नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, आप सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे पास थी, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। आरोही की ये बात सुनकर जिया का दिल टुकड़ों में टूट रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगता है। तभी वो आरोही से बोलती है, आरू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बच्चे आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, आप मेरा दिल हो आरू। आरोही कुर्सी से उतर कर खड़े होते हुए जिया से बोलती है, नहीं आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, आप झूठी हो। अगर आप मुझसे प्यार करती तो आप मुझे अपने आप से दूर नहीं भेजती, मुझे डैड के साथ नहीं जाने देती। और आपने मुझसे बात भी नहीं की, मुझसे मिलने भी नहीं आए आप। डैड सच्ची बोल रहे थे, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। आरोही रोने लगती है। तभी जिया जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेती है। जिया खुद भी रो रही थी लेकिन वो आरोही को चुप कराते हुए बोलती है, आरू शांत बच्चे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आरोही जिया को खुद से दूर कर देती है। जिया उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन आरोही कुछ समझ ही नहीं रही थी। वही आदित्य जैसे ही उसके मुंह से सुना कि उससे ये सब अभिषेक जी ने बताया है, आदित्य का खून खौलने लगता है। वो खुद को शांत करते हुए आरोही से बोलता है, डॉल यहाँ आओ मेरे पास। आरोही उसकी बात नहीं सुनती है। तभी आदित्य फिर से आरोही से बोलता है, डॉल मैंने कहा न यहाँ आओ। जिया भी आदित्य की ऐसी आवाज सुनकर डर गई थी, उसे लगा आदित्य कहीं आरोही को पनिशमेंट तो नहीं देने वाला है। वो तुरंत आदित्य से कुछ बोलने वाली होती है। तभी आदित्य जिया को हाथ दिखाकर चुप करा देता है और आरोही को देखता है। आरोही सर झुकाकर आकर उसके बगल में रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी आदित्य अपने फोन में कुछ करता है और अपना फोन आरोही के सामने रख देता है।
और उससे बोलता है, डॉल अभी आप ये सब समझने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन अगर आपको मिस्टर कपूर की बातें इतने अच्छे से समझ में आ गई है कि आपकी जीव झूठी है तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। आरोही आदित्य की बातें सर झुकाकर सुनती रहती है। तभी आदित्य उसे बोलता है, इसे देखो। आरोही फोन में देखने लगती है। उसमें उसी दिन की वीडियो चल रही थी जिस दिन जिया उससे मिलने के लिए गई थी और अभिषेक जी ने उसे बहुत कुछ सुनाया था और जिया को आरोही से मिलने से भी साफ मना कर दिया था। आरोही देखती है उसमें जिया अभिषेक जी से बार बार रो रो कर यही बोल रही थी कि वो उसे आरोही से मिलने दे, लेकिन अभिषेक जी ने उसे नहीं मिलने दिया। आरोही जिया को देखती है, वो सिर्फ खड़ी दोनों को देख रही थी। तभी आरोही कुर्सी से उतरकर दौड़कर जाकर जिया से लिपट जाती है। जिया आरोही को ऐसे गला लगाने से खुश हो जाती है। वो नीचे बैठकर उसे अच्छे से गले लगा लेती है। तभी जिया उससे बोलती है, सॉरी जियो, मैंने आपको बैड बोला। सॉरी प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी, मुझे आपके पास रहना है, मुझे नहीं रहना डैड के पास। जिया आरोही के सर पर हाथ फेरते हुए उससे बोलती है, बच्चे कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। और वो आपके डैड है, आप उन्हें बैड मत बोलो। और मैं अब आपको कभी खुद से दूर नहीं करूंगी, सच में कभी नहीं करूंगी। जिया आरोही को गोद में लेकर आदित्य के बगल में बैठते हुए उससे बोलती है, अब तो आप मेरे हाथ से खाना खाओगी ना। आरोही तुरंत हाँ में सर हिला देती है। जिया अपनी साड़ी के पल्लू से आरोही का मुंह साफ करती है। वो आरोही को खाना खिलाने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बगल में बैठे आदित्य पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। आदित्य उन दोनों को देखता है। तभी वो जिया से बोलता है, बीवी लगता है मैंने गलती कर दी। जिया तुरंत समझ जाती है कि आदित्य क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए आदित्य के गाल पर किस कर देती है और उससे बोलती है, आप सबसे अच्छे हो, थैंक यू। आदित्य मुस्कुरा देता है। तभी आरोही भी जाकर आदित्य के दूसरे गाल पर किस करते हुए उससे बोलती है, आप सच में अच्छे हो, थैंक यू। वो फिर से जाकर जिया की गोद में बैठ जाती है। जिया आरोही को खाना खिलाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी आदित्य जिया का हाथ अपने तरफ करके उसके हाथ से खाना खा लेता है और टेस्ट करते हुए बोलता है, हम खाना सच में अच्छा है। वही जिया उसे देखने लगती है तो आरोही आदित्य को घूरते हुए बोलती है, आपने जीव के हाथ से खाना क्यों खाया? जीव के हाथ से खाना सिर्फ मैं ही खाती हूँ। आदित्य आरोही को देखते हुए बोलता है, आपकी जीव मेरी बीवी है। तभी आरोही अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उससे बोलती है, नहीं ये मेरी जीव है। तभी आदित्य उठते हुए बोलता है, व्हाटएवर, तुम दोनों को चलना है तो आओ, वरना यही बैठो और पूरी रात एक दूसरे के हाथ से खाना खाओ। आदित्य बाहर चला जाता है। तभी जिया जल्दी से आरोही को पानी पिलाती है और उसे लेकर बाहर आती है। बाहर आदित्य खड़ा हुआ था। तभी जिया मुस्कुराते हुए आरोही से बोलती है, देखा आरू, ये हमें लिए बिना नहीं जाएंगे चाहे कितना भी बोले। वो दोनों आदित्य के पास आने लगती है। तभी जिया और आरोही सामने देखते ही शॉक्ड हो जाती है। आरोही तुरंत जिया का हाथ जोर से पकड़ लेती है। वही आदित्य सीधे खड़ा सामने देख रहा था। सामने अभिषेक जी गुस्से में खड़े आदित्य को घूर रहे थे। तभी उनकी नजर आरोही और जिया पर जाती है तो वो जिया को देखते ही दांत पीसते हुए उससे बोलते हैं, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी से अब मत मिलना, लेकिन तुम नहीं सुधर सकती हो। तभी वो आरोही को देखते हुए बोलते हैं, और आरू आप, मैंने आपको समझाया था ना कि जिया अच्छी नहीं है, आप फिर भी उसके साथ हो। वो सिर्फ आपको मुझसे दूर करना चाहती है। चलो आप मेरे पास आओ। आरोही अभिषेक जी की बात सुनते ही जिया से लिपट जाती है और अभिषेक जी से बोलती है, नहीं डैड, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मुझे मेरी जीव के पास रहना है, मुझे आपके पास नहीं रहना है। आरोही की बात सुनकर अभिषेक जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आरोही से बोलते हैं, आरू तुम अपने डैड की बात नहीं मानोगी, मैंने कहा न अभी आओ मेरे पास, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरोही जिया से बोलती है, नहीं जीव प्लीज, मुझे डैड के पास नहीं जाना। अभिषेक जी गुस्से में आरोही के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी आदित्य अभिषेक जी का हाथ पकड़ लेता है। अभिषेक जी जैसे ही एक एक को अपना हाथ पकड़े हुए देखते हैं तो उससे बोलते हैं,
मिस्टर ए के, ये मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है, तो प्लीज आप हमारे बीच में मत आइए। वो आरोही का हाथ खींचने लगते हैं, तभी आदित्य अभिषेक जी का हाथ आरोही के हाथ से छुड़ाते हुए उससे बोलता है, ये आपकी बेटी की बात है, लेकिन बीच में मेरी बीवी भी है, और आपको तो पता चल गया होगा कि मुझे मिसेज ए के की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं। और अगर आपकी बेटी मेरी बीवी के साथ रहना चाहती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी से मेरी बीवी आपसे ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है। आदित्य ये बात बोलकर अभिषेक जी को देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी अभिषेक जी उसे देखते हैं तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। वो गुस्से में उसे देखते हुए जिया और आरोही को देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आदित्य आरोही से बोलता है, डॉल डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। वो आरोही और जिया को लेकर वहां से स्वर्ण मेंशन चला जाता है। वही अभिषेक जी उसी जगह पर आते हैं जहां पर वो आदमी था। वो गुस्से में वहां पर आए थे, तभी वो आदमी अभिषेक जी से बोलता है, क्या हुआ अभिषेक, आज तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तभी अभिषेक जी गुस्से में वहां रखा एक शो पीस उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। वो अलग अलग टुकड़ों में हो जाता है। अभिषेक जी जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, वो एक खुद को समझता क्या है, उसने मेरी कंपनी की डील्स हटवा दी, मेरा पैसा डूब गया, और वो मेरी बेवकूफ बेटी भगवान ने मुझे क्यों दिए ऐसे बच्चे जो एक भी अपने बाप के साथ नहीं रहते हैं। उन दोनों को ही सिर्फ जिया से प्यार है, और उसे के से, उसे के और उस दो कौड़ी की जिया, दोनों को मैं मार दूंगा। तभी वो आदमी अभिषेक जी को शांत कराते हुए बोलता है, अभिषेक अपने गुस्से को बचाए रखो, इसे उतारने का एक सही समय आने वाला है और उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। अभिषेक जी उस आदमी से बोलते हैं, मैं बस उसे के को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ, उसने मेरे सभी कामों में अपनी टांग अड़ा के रखी है, मैं उसे रोते हुए देखना चाहता हूँ। अभिषेक जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने ए और जिया से बदला लेने के बारे में सोच लिया था। स्वर्ण मेंशन। रात को आदित्य, जिया और आरोही तीनों घर आते हैं। हॉल में मिस्टी और प्रीति बैठी हुई थी। उसी समय रोहन भी घर आया। रोहन आरोही को देखते ही खुश होते हुए उससे बोलता है, हे लिटिल डॉल, आप वापस आ गई। आरोही उसकी बात का जवाब देते हुए दौड़कर भागते हुए अंदर जाते हुए चिल्लाकर बोलती है, मिस्टी दीदी, प्रीति दीदी, देखो मैं आ गई। वो दोनों ही जैसे ही आरोही की आवाज सुनती है तो तुरंत वहां से उठकर गेट के पास आती है। आरोही को अपनी तरफ आता देखकर दोनों खुश हो जाती है। दोनों ही अपने हाथ फैलाकर आरोही को थाम लेती है। आरोही उन दोनों के गले लगते हुए उनसे बोलती है, देखो मैं वापस आ गई। प्रीति और मिस्टी खुश होते हुए आरोही से बोलती है, वाओ आरोही, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। तभी मिस्टी आरोही को अपनी गोद में लेते हुए उससे बोलती है, चलो आज मैं और तुम दोनों पूरी रात खेलेंगे। आरोही खुश होते हुए उससे बोलती है, सच्ची मिस्टी दीदी? मिस्टी हाँ में सर हिला देती है। दोनों की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। एपिसोड 140, स्वर्ण मेंशन में हर तरफ खुशियां। मिस्टी आरोही को गोद में उठाकर बोलती है, मैं और आरोही आज खूब खेलेंगे, सभी को बाय बाय बोल दो आरोही। आरोही सभी को बाय बाय बोल देती है तो मिस्टी उसे लेकर उसके रूम में चली जाती है। प्रीति भी उन लोगों के साथ चली जाती है। तभी जिया रोहन को देखती है। वो मुंह बनाते हुए मिस्टी को जाते हुए देख रहा था। जिया आदित्य को रोहन को देखने का इशारा करती है। आदित्य रोहन को देखकर बोलता है, रोहन जाओ सो जाओ। रोहन जैसे ही आदित्य की बात सुनता है वो ओके बॉस बोलकर अपने रूम में चला जाता है। जिया और आदित्य भी अपने रूम में चले जाते हैं। जिया जाकर बेड पर आराम से बैठकर एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, मेरी आरू मेरे पास वापस आ गई, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ। वो गुस्सा हो गई थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से वो मेरे पास है। तभी अचानक से आदित्य उसके सामने आ जाता है। वो शर्टलेस था। आदित्य जिया के ऊपर झुकते हुए बेड पर उसके दोनों साइड हाथ रखते हुए जिया से बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना।
आदित्य की बात सुनकर जिया की उसे एक तक देखने लगी थी। उसकी सांसें आदित्य को शर्टलेस देखकर ही रुक गई थी। आदित्य जिया के चेहरे के करीब आ रहा था तो जिया धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी। तभी जिया अटकते हुए आदित्य से बोलती है, क्या चाहिए आपको? तभी जिया की नाक से अपनी नाक टच करते हुए उससे बोलता है, तुम्हें नहीं पता बीवी की मुझे क्या चाहिए? तो जिया मासूम बनते हुए उससे बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। आदित्य उसे देखता है और मुंह बनाते हुए उसके ऊपर से उठ जाता है। तभी जिया उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है। आदित्य बेड पर जिया के ऊपर गिर जाता है। तभी जिया जोर से चीखती है, आह! आदित्य तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए जिया से बोलता है, बीवी ऐसे चिल्लाओगी तो बाहर वालों को लगेगा कि तुम्हारे साथ अंदर बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए ऐसी आवाजें तो मत निकालो। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम अभी से ये सब कर रही हो। वेरी बैड। ये बोलकर आदित्य मुस्कुराते हुए जिया को देखने लगता है। तभी जिया गुस्से में आदित्य का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए उससे बोलती है, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? आप क्या क्या बोलते रहते हैं और मैं ऐसे ही आवाज नहीं कर रही हूँ। आपकी लोहे जैसी बॉडी मेरे ऊपर गिरेगी तो चीख तो निकलेगी ही ना। तभी आदित्य जिया से बोलता है, तुम कैसी बातें कर रही हो? बीवी ये बॉडी बनाने में कितनी हार्ड वर्क लगता है। तभी जिया उठते हुए बोलती है, हाँ बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप, पता है मुझे। तभी आदित्य बेड पर लेटे हुए जिया से बोलता है, मैं तो हार्ड वर्क करता ही हूँ, कभी तुम भी किया करो। वो तुरंत खड़ा होकर जिया के सामने आ जाता है। जिया अलमीरा से अपने कपड़े निकालने लगी थी तो आदित्य उसे पलटकर अपनी तरफ कर देता है और जिया के चेहरे को पकड़कर उससे बोलता है, चलो आज थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं। जिया कुछ बोलने वाली होती है तभी आदित्य जिया के होठों को अपनी हाथों से ब्लॉक कर लेता है। वो उसे बहुत आराम से चूमने लगता है। जिया आदित्य के चेहरे को देखती है। आदित्य जिया को बहुत पैशन के साथ चूम रहा था। तभी जिया अपनी आंखें बंद करके आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल देती है। आदित्य जिया को चूमते हुए उसकी साड़ी का पल्लू गिरा देता है और उसके गले क्लीवेज पर चूमने लगता है। जिया भी आदित्य का साथ देने लगती है। कुछ देर में आदित्य जिया की साड़ी उसकी बॉडी से अलग कर देता है और किस करते हुए जिया को बेड पर ले जाता है। दोनों अपने प्यार को दुनिया में खो जाते हैं। सुबह का समय, सभी लोग नाश्ता करने बैठे थे। तभी आरव भी स्वर्ण मेंशन में आता है। वो भी आकर प्रीति के बगल में बैठ जाता है। आदित्य उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव आदित्य को घूरते हुए जिया को देखता है। तभी जिया आदित्य से बोलती है, वो कल से हम रोहन और मिस्टी की शादी के फंक्शन शुरू करने वाले हैं ना, तो मैंने आरव को भी बुला लिया। वैसे भी रोहन ने कहा है कि उसे सिर्फ फैमिली के बीच शादी करनी है, तो आरव का यहाँ रहना जरूरी है ना। तभी रोहन जिया से बोलता है, भाभी आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। जिया मुस्कुराते हुए मिस्टी से बोलती है, मिस्टी क्या तुम भी यही चाहती हो? सभी मिस्टी को देखते हैं तो मिस्टी जिया से बोलती है, मैं क्या बोलूं जिया, तू सब जानती है मेरे बारे में, तुझे जो ठीक लगे वो कर। तभी जिया मिस्टी से बोलती है, मिस्टी तुम्हारे चाचा जी को बुलाना है क्या? तो मिस्टी तुरंत जिया से बोलती है, उनका होना न होना सब बराबर है जिया, वो मुझे कुछ नहीं मानते हैं। मॉम डैड के जाने के बाद उन्होंने सिर्फ कुछ दिन दिखावे के लिए मुझे बहुत प्यार से रखा है, उसके बाद तो मैं ही अकेली ही और तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ रही हो, तो मुझे नहीं बुलाना है किसी को। मेरी फैमिली भी यही है। इतना बोलकर मिस्टी वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। रोहन और बाकी सभी उसे जाते हुए देखते हैं तो रोहन जिया को देखता है। जिया हाँ में सर हिला देती है तो रोहन तुरंत मिस्टी के पीछे चला जाता है। तभी आरोही अपने रूम से अपना बैग लेकर आती है और उसे आरव को देते हुए बोलती है, भाई चलो आज मेरा टेस्ट है स्कूल में। आरव आरोही को घूरते हुए बोलता है, मैडम आपने पढ़ाई की है जो आप टेस्ट देने जा रही है? आरोही अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरती है तो आरव भी उसे घूरने लगता है। तभी आरोही जिया से बोलती है, जियो भाई मुझे डरा रहे हैं। जिया जल्दी से आरोही के पास आकर आरव से बोलती है, आरव क्या कर रहे हो तुम? और मेरी आरू बहुत होशियार है, वो अपना टेस्ट जरूर अच्छे से देगी, तो तुम उसे डराओ मत। आरव जिया से बोलता है, हाँ आरू की माता, सब पता है मुझे, ये तुम्हारी वजह से हर बार बच जाती है।
आरोही जिया के पीछे छुपकर हंसने लगती है। तभी आदित्य आरव से बोलता है, आरव तुम्हारे एग्जाम पूरे हो गए। आरव आदित्य से बोलता है, नहीं भाई अभी बस होने ही वाले हैं। तभी आदित्य उससे बोलता है, तुम अभी फ्री हो तो ऑफिस आओ, कुछ काम करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आरव बेकार सा मुंह बनाकर आदित्य को देखता है। तभी आरोही फिर से हंसने लगती है तो आदित्य उससे बोलता है, शाम को आपके टेस्ट रिजल्ट मुझे देखने हैं और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। ये सुनकर आरोही की हंसी रुक जाती है। तभी आरव आरोही का चेहरा देखता है तो वो हंसने लगता है। तभी जिया उसके कंधे पर मारते हुए बोलती है, आरव शट अप यार। आरव आरोही से बोलता है, अब आपको कौन बचाएगा बेबी, क्योंकि भाई आपके रिजल्ट चेक करने वाले हैं शाम को। आरोही आरव को घूरने लगती है। तभी आरव उसका बैग लेते हुए उससे बोलता है, चलो आपको स्कूल छोड़कर आते हैं। आरोही उसके साथ चली जाती है। वही मिस्टी के रूम में मिस्टी खिड़की के पास शांति से खड़ी बाहर देख रही थी। तभी रोहन रूम में आता है। वो मिस्टी के कंधे पर हाथ रखता है तो मिस्टी तुरंत पलटकर उसके गले लग जाती है। रोहन मिस्टी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करते हुए बोलता है, मिस्टी जो था वो तुम्हारा पास था, अभी तुम्हारे पास मैं हूँ, बॉस और भाभी है और ये इतनी प्यारी फैमिली है, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? और तुम्हें पता है मुझे मेरी मिस्टी हंसती हुई सबको परेशान करती हुई ही अच्छी लगती है, ऐसे उदास और रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसकी बात सुनकर मिस्टी मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, तुम बदल गए हो रोहन। रोहन उसे देखता है तो मिस्टी उसके गाल पर किस करते हुए उससे बोलती है, लेकिन पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हो। पहले वाला रोहन मुझे अच्छा लगता था, लेकिन इस रोहन से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। रोहन मिस्टी की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने पास कर लेता है। मिस्टी का हाथ रोहन के कंधे पर आ जाता है। तभी रोहन उससे बोलता है, अच्छा और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में? रोहन मुस्कुराते हुए मिस्टी को देख रहा था। तभी मिस्टी उसे कुछ बोलने वाली होती है कि सामने से उन दोनों को आरव की आवाज आती है, बस करो यार, कल से तुम दोनों की शादी के फंक्शन स्टार्ट है, तो ये प्यार 3 दिन बाद आगे बढ़ाना। आरव की आवाज सुनते ही मिस्टी और रोहन झट से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी आरव देखता है सामने प्रीति और आरव दोनों खड़े थे। रोहन आरव को कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वो प्रीति को देखकर चुप हो जाता है। तभी वो मिस्टी से बोलता है, मिस्टी मैं चलता हूँ। मिस्टी हाँ में सर हिला देती है। रोहन बाहर जाते हुए आरव के कंधे पर अपने हाथ का वजन डालते हुए उसे बाहर लेकर जाते हुए बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है, हम दोनों का इतना अच्छा मोमेंट चल रहा था, आ गए खराब करने। आरव रोहन का हाथ उसके कंधे से हटाते हुए बोलता है, अरे ब्रो, अब मुझे क्या पता था कि तुम दोनों कुछ कुछ करने वाले हो, वरना मैं प्रीति को तुरंत वहां से ले जाता, क्योंकि तुम्हें तो पता होगा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग। रोहन आरव से बोलता है, यार तुम्हारी वाली का तो तुम्हारे साथ सब अच्छा ही चल रहा है, तो मेरी भी लाइन बनने दो तुम। अगर तुम आज के बाद ऐसे टपके न तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वो दोनों लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी आदित्य रोहन को वहां नहीं दिखता है तो रोहन जिया से पूछता है, भाभी बॉस कहाँ है? जिया उससे बोलती है, आदित्य तो ऑफिस चले गए। जिया की बात सुनकर रोहन शॉक्ड हो जाता है। वो खुद से बोलता है, मैं कैसे भूल गया बॉस को, आज मेरी वजह से ऐसे जाना पड़ा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ भाभी। वो जाने लगता है। तभी जिया उसे रोकते हुए बोलती है, रोहन रुको। रोहन रुककर जिया को देखता है तो जिया उसे बोलती है, तुम बात बात पर इतने हाइपर क्यों हो जाते हो, और आदित्य ने कहा है कि तुम आराम से ऑफिस आ सकते हो, और हाँ आरव को भी अपने साथ लेकर जाना, आदित्य ने आरव को भी ऑफिस लेकर आने को कहा है। रोहन आरव को देखता है। आरव का चेहरा बिगड़ गया था। वो आरव से मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो आरव, आज ऑफिस में बॉस ने तुम्हें बुलाया है। उसके ऐसे बोलने से आरव उसके साथ जाते हुए उससे बोलता है, तुम मुझे ऐसे बोलकर डरा क्यों रहे हो ब्रो? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।